हॉस्पिटल बैग पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा कमर के ऊपर क्या क्या एसेंशियल्स है जो आपको बैग में भरने हैं। अभी मैं शुरू करूंगी कमर के नीचे के एसेंशियल्स जो कि आपको आपके हॉस्पिटल बैग में भरने हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा महाजन पाठक, फर्टिलिटी एक्सपर्ट। आप देख रहे हैं एक्सेलेंट चबूतरा और आज चबूतरे पे चर्चा है हॉस्पिटल बैग के बारे में। तो हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था फीडिंग ब्रा के बारे में, फीडिंग गाउन के बारे में। अगर आपने लास्ट पार्ट मिस किया है तो पार्ट 1 इस वीडियो का जरूर देखिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि कमर के निचले भाग के एसेंशियल्स क्या क्या है। तो डिलीवरी के बाद में सबसे पहली चीज़ तो होगी ब्लीडिंग। बहुत भारी ब्लीडिंग होती है। आपके जो नॉर्मल सैनिटरी पैड्स है वो कोई काम के नहीं आते। डिस्पोजेबल पैंटीज जो मार्केट में मिलती है वो अक्सर इतनी नाजुक होती है कि वो एक झटके से ही फट जाती है और वो भी कोई काम की नहीं होती। तो उसकी वजह से सबसे अच्छा अगर कोई अल्टरनेटिव है तो वो है एडल्ट डाइपर्स। कुछ अच्छे ब्रांड्स के अच्छे एडल्ट डाइपर्स आते हैं, लेकिन इसको ध्यान में ये रखना है कि ये एडल्ट डाइपर्स जो है वो आपको काफ़ी समय तक पहनने होते हैं। तो उसकी वजह से कॉटनी सॉफ्ट टच वाले एडल्ट डाइपर्स कम से कम 15 से 20 आप आपके बैग में ज़रूर रखना। तो आपको पैंटी भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ना आप इतनी थकी हुई रहेगी ना कि आप इस हालत में नहीं रहेंगी कि आप आपके कपड़े धो पाओ, कोई आपकी पीरियड पैंटी है उसको क्लीन कर पाओ। और हमको पता नहीं ना हॉस्पिटल में कपड़े सुखाने की भी जगह है कि नहीं। तो उसकी वजह से ये जो यूज एंड थ्रो वाले एडल्ट डाइपर्स है वो आपको इस समय में बहुत काम आएंगे। इसके अलावा जब आपकी डिलीवरी हो रही होती है तो नीचे से डॉक्टर बार बार जांच करते हैं या देखना चाहते हैं कि बच्चे का प्रोग्रेस कहाँ तक हुआ है। तो उसकी वजह से जो नीचे से खुलने वाले कपड़े जैसे कि स्कर्ट रहा, मैक्सी ड्रेस रहा, ऐसा कोई तो ड्रेस आप आपके बैग में ज़रूर रखना। अब क्लोथिंग की बात चली रही है तो एक चीज़ मुझे आपको बतानी है, याद दिलानी है रादर। जब आप बेबी को घर लेकर जाएंगी तो बहुत सारे रील्स बनेंगे, लोग फोटो खींचेंगे, शायद अगल बगल वाले लोग भी आ जाएंगे। आजकल तो ये सारी चीज़ें ट्रेंडिंग में है। आप भी इस मोमेंट को यादगार बनाना चाहेंगे, राइट? तो उसकी वजह से कोई अच्छा सा ड्रेस आप आपके बैग में रखे रहना, लेकिन वो ड्रेस फ्रंट ओपनिंग हो, कॉटन का हो, उसमें कोई भी वर्क नहीं हो, जैसे कि मिरर वर्क या फिर खड़े का वर्क उसमें नहीं हो, क्योंकि वो न्यूबॉर्न बेबी को चुभ सकता है। बच्चा पैदा होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा समय वो माँ के पास ही होता है। तो उसकी वजह से जो चीज़ बच्चे को स्पर्श करने में अच्छी लगे वो चीज़ आपने अपने साथ में रखनी चाहिए। इसके अलावा सर पे से बांधने के लिए एक स्कार्फ भी रखे रहना। हालांकि समर का सीज़न है और स्कार्फ बांधना कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपके कोई घर के बड़े बुजुर्ग आए, आपको सर ढकने की ज़रूरत पड़े, तो ऐसे केसेस में आपको स्कार्फ काफ़ी काम आएगा। अब जाते हैं पैरों की तरफ। तो पैरों के लिए अंगूठे वाले सॉक्स लेना मत भूलना। अगर भी समर सीज़न है तो भी डिहाइड्रेशन की वजह से और आपको आईवी फ्लूइड चलता रहता है, ब्लीडिंग होती रहती है, उसके वजह से हो सकता है कि आपको डिलीवरी के बाद में काफ़ी ठंड लगे। तो उस टाइम पे आपने सॉक्स पहन के अगर आप सोए तो आपको ठंड कम लगेगी, नींद अच्छी पड़ेगी। और आपकी एक स्लीपर जिसमें आपका पैर नहीं फिसलता हो वो रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हॉस्पिटल वाले तो आपको स्लीपर देंगे, लेकिन हो सकता है कि वो स्लीपर घिस घिस के यूज़ कर करके पतली हो गई होगी, तो उसकी वजह से आपका पैर फिसल सकता है। तो उसकी वजह से आपको अच्छे से फिट आने वाली एक स्लीपर आप अपने लिए ज़रूर रखना। अब बारी आती है टॉयलेटरीज की। तो उसके लिए एक सेपरेट किट बैग बना के रखना, जिसमें आपका ब्रश, पेस्ट, आपका कोई सोप स्पेसिफिक होगा तो वो, कोई क्रीम, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें ज़रूर रखे रहना। और उसके अलावा आपका जो अटेंडेंट है उसका भी एक ब्रश आप उसमें डाल के रखिए। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले बोला है कि आपको कोई भी कीमती ज्वेलरी नहीं रखनी, आपको कैश आपके साथ में नहीं रखनी। आप कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखनी है जो घूमने के बाद में आपको पछतावा हो, क्योंकि डिलीवरी के पश्चात आप इस स्थिति में नहीं रहेगी कि आप हर चीज़ को कंट्रोल कर पाए। इसके अलावा आप जब घर वापस आ रहे होते हैं तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि आप एक ड्रेस उसमें रखिए, लेकिन ड्रेस भी ऐसा हो जो कि फ्रंट ओपनिंग हो, जिसमें आप बेबी को फीड करा पाए, क्योंकि हो सकता है कि गाड़ी से आते वक्त आपका बच्चा रोए या घर पे आने के तुरंत बाद उसको फीडिंग की ज़रूरत पड़े। तो उस केस में आपका कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से वो ड्रेस भी ऐसा हो जो कि फीडिंग फ्रेंडली हो। उसके साथ में कुछ कॉस्मेटिक्स भी रखे रहिए, जिससे कि आपको आते वक्त
सुंदर दिखना है, फोटो में सुंदर आना है, तो उसमें भी आपकी मदद हो जाएगी। अब ये सारे रहे माँ के एसेंशियल्स। अब शुरू करते हैं बेबी के एसेंशियल्स। तो सबसे पहले आपको याद है मैंने बोला था कि माँ के लिए एक वाटर बॉटल रखना बहुत ज़रूरी है, और अब मैं बोलूँगी बच्चे के लिए बॉटल रखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप आपके बच्चे को बॉटल से फीड कराने का सोच भी रही है तो याद रखिए आप गुनाह कर रही है। क्यों, ये किसी अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगी, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखना कि अपने हॉस्पिटल बैग में एक कटोरी और एक चम्मच याद से रखना, क्योंकि डिलीवरी के तुरंत बाद किसी किसी माँ को दूध नहीं उतरता, तो उस टाइम के लिए डॉक्टर्स एक फार्मूला का डब्बा देते हैं, जिस फार्मूला को आपको कटोरी और चम्मच में मिक्स करना होता है और उसको बेबी को फीड करना होता है। कटोरी और चम्मच क्लीन करने के लिए बहुत आसान सी चीज़ है, कोई और भी उसको क्लीन कर सकता है। बॉटल का वैसे नहीं होता है, उसी की वजह से मैंने बॉटल के लिए मना कर दिया है। कटोरी और चम्मच बच्चे के लिए ज़रूर रखिए। अब मैंने पहले बोला था कि मैं बताऊंगी कि बच्चे का मॉस्किटो से प्रोटेक्शन कैसे करना है, राइट। तो बच्चे का मॉस्किटो से प्रोटेक्शन करने के लिए एक सुंदर सा गद्दा आता है जिसके ऊपर मॉस्किटो नेट लगी हुई रहती है। ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप सोते हैं और सोते टाइम पे अगर आपके दिमाग में ये चीज़ घूम रही है कि क्या मेरे बच्चे को अभी मॉस्किटो काटेंगे, क्या उसको मच्छर काटेंगे, तो आप सो ही नहीं सकती। माँ होने के बाद में सारी चीज़ें बदल जाती है। माँ होने के बाद में आप बच्चे के लिए सबसे पहले सोचते हो, राइट। तो उसके वजह से बच्चे के लिए एक मॉस्किटो वाला गद्दा ले लीजिए जिससे आप बहुत आराम से सो सके और बच्चे को मॉस्किटो वाले गद्दे में आप डाल सके। बच्चों के कपड़े के बारे में, तो सबसे पहले जब बच्चा न्यूबॉर्न जो है वो सौंपते हैं फैमिली को, तो उस टाइम पे रैप करने के लिए बच्चे को एक सुंदर सा कॉटन या मसलिन का कपड़ा जो है उसको रखना। और ये जो सारे कपड़े हैं ना, अगर आप नए खरीद रहे हैं या आप किसी से बोरो कर रहे हैं तो उसको अच्छे से वॉश करके उसको बैग में रखे रहिए, जिससे हाइजीन भी मेंटेन रहेगा और वो कपड़े भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बच्चों को हमेशा ऑर्गेनिक ही टच होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि सिंथेटिक की वजह से बच्चों की स्किन को रैश हो जाए, तो उसकी वजह से कॉटन के कपड़े आपके बैग में रहना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा छोटे बच्चों के कपड़े इस तरीके के हो कि वो कॉटन के हो, ब्रीदेबल हो, उनका साइज याद से आप न्यूबॉर्न साइज ही रखना, कोई भी स्मॉल मीडियम लार्ज साइज मत रख लेना, क्योंकि फिर वो बच्चे को फिट नहीं आएंगे। और ऊपर का शर्ट और नीचे का पैंट इस पैटर्न में ही रखना। पैंट मैंने गलती से बोल दिया, सॉरी, मैं अपने ही शब्द पीछे ले रही हूँ, क्योंकि ये पैंट का जो इलास्टिक है हो सकता है कि बच्चे के पेट में चुभे, तो उसकी वजह से लंगोट पहनाना सबसे अच्छी चीज़ होती है जब बच्चा नया नया पैदा होता है, क्योंकि लंगोट चेंज करने में भी आसानी होती है, वो ब्रीदेबल भी होता है। और ख़ास करके समर के सीज़न में बच्चे को सिर्फ आप कॉटन का ऊपर का शर्ट और लंगोट में भी रख सकते हैं। समर के सीज़न में बच्चे को पूरा लपेटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी डिलीवरी समर में होने वाली है तो ब्लैंकेट रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। समर के सीज़न में एक कॉटन का क्लॉथ बच्चे को रैप करने के लिए या ब्लैंकेट उड़ाने के लिए सफिशिएंट है, राइट। तो ये रहा बच्चे के बारे में। तो बच्चे के भी क्लोथ्स आप 2-3 पेयर में रख सकती है। हैंड मिटन्स अवश्य रखना, क्योंकि कुछ बच्चों को जन्मजात ही बड़े नाखून होते हैं और बच्चों को समझ नहीं होती, बच्चे अपने हाथ से अपने चेहरे को छूते रहते हैं, तो कभी कभी बच्चे के नाजुक से स्किन पर स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो उसकी वजह से छोटे छोटे मिटन्स आप ज़रूर बच्चे के लिए रखना। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में मैं पहले भी शॉर्ट वीडियो में बोल चुकी हूँ, फीडिंग पिलो या सी पिलो। तो ये सी पिलो या फीडिंग पिलो ये इतनी इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है कि इसमें तो आप ज़रूर, मतलब बच्चा पैदा होने के साथ अगर पति को कहीं दौड़ाना है तो शॉप में दौड़ाना है और बोलना मेरे को फीडिंग पिलो ला दो, क्योंकि ये फीडिंग पिलो के साथ में आप भी कंफर्टेबली फीड कर पाएंगी, बच्चा भी कंफर्टेबली फीड ले पाएगा। और फिर जब आप और बच्चा दोनों कंफर्टेबल है तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये कब दूध मांगता है, फिर आपको समझ में आएगा कि ये कितना दूध पीने के बाद में सोता है, थकता है। तो ये सारे जो पैटर्न्स है इसको स्टडी करने का आपको रिलैक्स माइंड से आप उसको स्टडी कर पाएंगे। इसकी वजह से एक सॉफ्ट सी फीडिंग पिलो आप अपने साथ में ज़रूर कैरी करना। हालांकि ये चीज़ आपके बैग में नहीं आएगी, तो ये जो चीज़ है उसको आपको अलग से ही कैरी करना है। इसके अलावा क्या गलतियाँ आप नहीं करें, बच्चे के लिए जब आप डायपर ले तो वो न्यूबॉर्न साइज़ के डायपर हो, स्मॉल, मीडियम या लार्ज साइज़ के नहीं। बच्चे के लिए कोई भी कैरी कॉट या कैरियर रखने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा हाथ में आसानी से आप कैरी कर सकते हैं, सेफली कैरी कर सकते हैं, राइट। तो ये दो चीज़ें जो है ये मुझे थोड़ी सी
फिजूल लगती है बच्चे के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे की स्किन केयर के बारे में। तो बच्चे के लिए डायपर रैश क्रीम ज़रूर रखें और वेट वाइप्स रखें, क्योंकि बार बार बच्चे को पोंछना पड़ता है और जैसे कि मैंने पहले भी बोला, अस्पताल में शायद ये पॉसिबल ना हो कि आप कपड़े धो पाए, तो उसके वजह से वेट वाइप्स रखिए उसका पॉटी और सूसू पोंछने के लिए। बट याद रखना वो वेट वाइप्स जो है वो सेंटेड नहीं होने चाहिए, वो वाटर बेस्ड वेट वाइप्स होने चाहिए। अब आखिरी और बोनस टिप आप सबके लिए, क्योंकि आपने ये दोनों पार्ट्स देखे और लास्ट तक देखे, राइट? तो स्नैक्स रखना बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल में किसी हॉस्पिटल में पूरा टाइम 24 घंटे मिलते रहता है खाने को, लेकिन कोई अस्पताल में ये सुविधा हो सकता है कि ना हो। अगर आपकी रात में डिलीवरी हो रही है तो मैक्सिमम टाइम्स तो डॉक्टर आपको लिक्विड ही लेने को बोलेगी, लेकिन अगर आपको भूख लग रही है, पोस्ट डिलीवरी भूख लग रही है, तो ऐसे केस में आपके पास में हाई प्रोटीन एनर्जी बार या फिर घर के बनाए लड्डू या मखाने, ये ऐसा हेल्दी स्नैक होना बहुत आवश्यक है। हो सकता है कि आपको रात में भी भूख लगे, तो ये स्नैक्स के जो पैकेट है इसको भी आप बैग में रखे रहिए। इसके अलावा जो लास्ट टिप ये है कि बैग कॉम्पैक्ट साइज़ की हो, बहुत ओवर साइज बैग ना हो और अननेसेसरी और अनवांटेड चीज़ों को कम करें। आशा करती हूँ कि इन दोनों वीडियोस में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मेरी आवाज़ भी ख़राब है, सुबह से आई हुई, सुबह 8 बजे से लेकर सर्जरी चली है, फिर ओपीडी चली है, फिर भी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस मुझे आपके साथ शेयर करने में सच में बहुत मज़ा आता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।